हम एमसीक्यूज का पेपर करते हैं, दैट इज मई जून 2024 और वेरिएंट है 11 और एएस इकोनॉमिक्स का। तो आपके पास 30 एमसीक्यूज होंगे जो आपको विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 60 मिनट्स आपको करने। चलो जी, पहला क्वेश्चन, अ वर्कर अर्न्स $40 per hour. Rather than work, she decides to visit a museum for 3 hours. The visit costs a total of $40. What is the opportunity cost of visiting the museum? अगर वो म्यूजियम नहीं जाती तो वो 3 घंटे काम करती, 1 घंटे के इसको जी कितने पैसे मिलते हैं भाई? 40। तो 3 120। मल्टीप्लाई 40 कितना हो गया? 120। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। द नेचर ऑफ अ टिपिकल कार असेंबली प्लांट हैज चेंज्ड. The industry has fewer firms, operates on larger sites, and has more automated machinery. How is this change most likely to have affected the relative use of factors of production in the industry? Increase relative use. कौन सी चीजों का यूज बढ़ गया है, कौन सी चीजों का रिलेटिव यूज गिर गया? सर एक तो सेकंड क्वेश्चन समझाएंगे। बिल्कुल, देखो बोल रहा है भाई टिपिकल कार असेंबली प्लांट का जो नेचर है वो चेंज हो गया है, इंडस्ट्री में अब फ्यूअर फर्म्स रह गई हैं। सही है, बड़े लैंड पे ऑपरेट कर रही हैं अब, और ऑटोमेटेड मशीन क्या हो गई है भाई? ज्यादा है। ज्यादा हो गई। सही। अच्छा, फ्यूअर फर्म्स रह गई हैं, इसका मतलब कुछ फर्म्स बंद हुई हैं। लार्जर साइट्स पे इसका मतलब लैंड बढ़ गया है। मोर ऑटोमेटेड मशीन आ गई मतलब कैपिटल बढ़ गया। हाउ इज दिस चेंज मोस्ट लाइकली टू हैव अफेक्टेड द रिलेटिव यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? रिलेटिव यूज का मतलब होता है कि कंपैरिजन में यूज। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज को क्या हुआ? तो तो सर मुझे दिख रहा है कैपिटल और लैंड बढ़ने वाला कर लो। जी, कैपिटल और लैंड बढ़ गया। कैपिटल लैंड बढ़ने वाला, कैपिटल इंटरप्राइज नहीं, इंटरप्राइज लेबर नहीं, लेबर लैंड नहीं, लैंड और कैपिटल इसमें ही है। देखते हैं क्या दूसरा वाला भी ठीक है। अच्छा, और डिक्रीज रिलेटिव यूज। हाँ, अगर ऑटोमेटेड मशीन आई है तो लेबर डिक्रीज हुई होगी, जी सर बिल्कुल। फर्म्स बंद हो गई है तो इंटरप्राइज कम हो गया होगा, तो डी आंसर हो गया। विच आइटम वुड बी लीस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज लैंड? बताओ भाई, लैंड के अंदर क्या आता है? फिजिकल लैंड प्लस ऑल दी नेचुरल रिसोर्सेज। तो लीस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज लैंड मतलब हो सकता है लेकिन कम चांसेस है उसके। क्या लगता है इसमें से? फर्टिलाइजर। जी, फिशेस तो होता है, मैंने आपको बताया था लैंड फिशेस तो होता है, फॉरेस्ट भी होता है, सही, कोल भी होता है, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर नहीं होते। सही। चल। क्योंकि वो बनाने पड़ते हैं ना। हाँ, why does the concept of scarcity apply to the use of fossil fuels? ठीक है, डिमांड फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू प्राइस चेंजेस। स्कार्सिटी का ये मतलब थोड़ी होता है भाई सप्लाई इज इनसफिशिएंट टू मीट डिमांड, ये हो सकता है सप्लाई इज जैसे इनसफिशिएंट स्कार्स। टू मीट डिमांड ना। हाँ ना, स्कार्सिटी है ना। जी जी। सही नहीं लगता ये हो सकता है, फिर भी दूसरे भी पढ़ेंगे। देयर यूज इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ हार्मफुल पॉल्यूशन, नहीं भाई यूज रिस्ट्रिक्टेड का है। दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स रिसोर्सेज और ये सोर्सेज। तो तो स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ है यार? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइप बने ये तो। हाँ, बोल सकते हो रिप्लेस हो रहा है, लेकिन उसमें फिर स्कार्सिटी का आ ही नहीं रहा नहीं चीजें। है, स्कार्सिटी तो नहीं है। हाँ, एन इकोनॉमिस्ट नोज द करंट पॉइंट एट विच एन इकोनॉमी ऑपरेट्स विद इन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सही है। What can be conclude economists conclude about this economy? Its degree of self-sufficiency, its international competitiveness, its level of output of two goods, its rate of economic growth. Very easy. जी। बताओ भाई, पीपीसी क्या दिखाता है? फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। बस, तो यहाँ पे टू गुड्स कहाँ पर है? सी सी। सही बात। तो इसका मतलब इट्स लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ टू गुड्स। कभी भी पीपीसी आपकी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं दिखाता, इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस दिखा ही नहीं सकता, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बताएगा भाई? ये तो वो बताएगा ना कि भाई आप कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हो, एक्चुअल आउटपुट पता चलेगा। हाँ, आज के एक्चुअल आउटपुट के कल को आउटपुट से कंपेयर करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ पता चलेगी, वो तो जीडीपी दिखाता है। चल। अच्छा, an increase in which factor is likely to cause a shift of the left of the demand curve for cinema movies? सिनेमा मूवी की डिमांड कब कम हो जाएगी? एक्सपेंसेस फॉर द हीटिंग सिस्टम इन द सिनेमा। भाई मेरा कंज्यूमर का
कंज्यूमर का एक्सपेंसेस से क्या लेना देना भाई? कोई लेना देना नहीं हो उसका। कोई लेना देना सप्लाई से होगा। पेमेंट चार्ज बाय मूवी स्क्रिप्ट राइटर्स, ये भी सप्लाई से ताल्लुक होगा। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द सिनेमा, ये ये हो सकता है। वैसे जॉइंटली डिमांडेड। हाँ सही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये बोल सकते हैं कि अगर वो बढ़ गई ना, जैसे उबर की प्राइस बढ़ गई, करीम की प्राइस बढ़ गई, तो लोग बोलेंगे यार छोड़ो भाई, सिनेमा नहीं जाते, सिनेमा महंगा हो गया। जी सर। टैक्सेस ऑन द इनकम्स ऑफ सिनेमा ऑपरेटर, तो वही सप्लाई की बात आ रही है। सही सर। चलो, 4 firms supply the market. The market supply is 50 units at $20 and 100 units at $40. The table shows the market share of each firm at the two prices. Which firm does not have a normal upward sloping curve? Percentage market share at $20. Percentage market share at $20. सही। अच्छा, जरा देखो परसेंटेज मार्केट शेयर का मतलब क्या होगा। ये देखो भाई, मार्केट सप्लाई 50 यूनिट्स, अगर इसकी 50 यूनिट्स की मार्केट सप्लाई है, ओ 10% मार्केट शेयर है, $20 पे टोटल सप्लाई कितनी थी? 50। तो 50 का 10% कितना होता है? 5, 5। इसका 20, 50 का 20% कितना होगा? 10, 10। 30% कितना होगा? 15। 15, 40%। 20, अब देखो, अब इसका निकालो। $40 पे टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 100, 100। इसका 10% सप्लाई है, तो 100 10, का 10% 10 हो गया। इसकी तो 50, सप्लाई 20, बढ़ रही है 30। ना, जी। इसका मतलब अपवर्ड स्लोपिंग है। ये नहीं हो सकता आंसर। अच्छा, आज अब आफ्टर 100 का 50%, 50 हो 50, गया। 20, 20। फिर ये भी 100 का 20% निकाला, 20 हो गया। 100 का 20% निकाला, 20 हो गया। सबकी सप्लाई बढ़ रही है सिवाय डी वाले के। आंसर क्या हो गया? प्राइस 50। बढ़ी लेकिन उसने सप्लाई नहीं बढ़ाई ऐसे। हाँ, तो अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है ना। जी। चलो, सही है सर, डी डी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप टू इनकम। गलत है सर। वेरी गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप टू इनकम, यस, एंड अ नेगेटिव रिलेशनशिप टू प्राइस। क्या बोलते हो? सर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड हाँ बताओ। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड को क्या होता है? कम हो जाती है। कम हो जाती है ना, तो सही बात तो है, नेगेटिव रिलेशन है, लॉ ऑफ सही है। डिमांड। और भी पढ़ लेते हैं। डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड हैज अ पॉजिटिव रिलेशन टू इनकम एंड अ पॉजिटिव रिलेशन टू प्राइस। गलत। नहीं, ये तो पॉजिटिव रिलेशन टू प्राइस तो किसी में नहीं हो सकता ना। किसी में भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों गलत ही हो गए वैसे ही। सही है। बी बची है। इन विच रो आर बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट? अच्छा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होनी सही सही है। कंज्यूमर सरप्लस, the value that consumer gains from consuming a good over and above the value that would have been gained from consuming the next best alternative, गलत ना। the value that consumer gain from consuming a good over and above the price paid, ये बात हो सकती है? जी सर। हो सकती है भाई। प्राइस पेड प्लस और उसकी डिमांड। विलिंगनेस टू पे। हाँ। अच्छा, द वैल्यू दैट कंज्यूमर गेन्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड ओवर एंड अबव द प्राइस पेड, सी भी हो सकता है। द वैल्यू दैट कंज्यूमर गेन्स फ्रॉम ये तो कंज्यूमिंग अ गलत गुड है ना सर। ओवर एंड अबव द वैल्यू, अच्छा इन ऑल्टरनेटिव वाला। अब भी ये सी में से पढ़ लेते हैं। The difference between the price received by firms for a good and the price at which they would have been prepared to supply that good, आ गया। हो सकता है ना सर। यही तो है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रेवेन्यू रिसीव बाय फर्म्स फॉर अ गुड एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है सरप्लस में। बी सही है। आंसर होगा। अच्छा भाई, a firm calculates that the income elasticity of demand for its product is -3.0। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका मतलब ये इंफीरियर गुड है, इसका मतलब इलास्टिक भी है और इंफीरियर है। इन्फीरियर है।
अच्छा, what can be deduced from this information? In a period of economic growth, its total revenue should increase. नहीं भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ में गलत तो है सर। inferior good को कोई देखेगा ही नहीं. जी सर। In period of economic recession, its total revenue should increase. हाँ. It has few substitutes, so it should increase the price to increase revenue. सर भाई इसमें ये सब्स्टिट्यूट्स का तो कोई ताल्लुक ही सब्स्टिट्यूट का नहीं तो है। पता ही नहीं, वो तो एक्सीडी दिखाती है ना, जी वाईडी तो नहीं दिखाती. मतलब इसका आंसर भी हो गया. ठीक है। The diagram shows the demand and supply curve for the global air cargo market. The initial equilibrium is at X. What would the new equilibrium be if there is a global recession and an increase in fuel cost? ग्लोबल रिसेशन आ गया, इसका मतलब डिमांड कहाँ पे शिफ्ट हो गई? डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया, इंक्रीज इन फ्यूल कॉस्ट से D2 हो गया. सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया। इंक्रीज फ्यूल कॉस्ट आ गई तो सप्लाई लेफ्ट हो गई S1 से S2. तो S2 और D2. डी हो गया। D आंसर हो. A government gives free food to poor households in a community. What is this example of? बताओ भाई. नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड क्यों, फ्री गुड नहीं हो सकता? सर लिमिटेड। देखो भाई, ये जो आपको वर्ड देता है ना फ्री का, यही बहुत कंफ्यूजिंग होता है. तो फ्री फूड का मतलब ये नहीं है कि ये फ्री गुड हो जाएगा. जी फ्री सर, गुड तो फ्री गुड तो नेचर वाला है. अनलिमिटेड इन सप्लाई होता है ना। जी, नेचर वाली चीज ना. अच्छा, फिर पब्लिक गुड तो ये हो नहीं सकता क्योंकि फूड पे आप रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकते थे ना, आपने नहीं लगाई. अच्छा, फूड डीमेरिट तो डीमेरिट हो ही गुड नहीं तो हो सकता। नहीं सकता. नॉर्मल गुड बच गया. अच्छा, अगर नॉर्मल गुड होता और मेरिट गुड होता तो क्या करते? सर फूड से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज थोड़ी होती हैं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर नॉर्मल ओ गुड होता और मेरिट गुड होता. हाँ भाई, फूड से पॉजिटिव एक्सटर्नल तो नहीं होता है ना। यार, एक्सटर्नल अब ये बेनिफिट देखो फंस कैसे जाते. मिलता है। हाँ नहीं, फूड से थोड़ा थोड़ा वो भी तो होता है ना, कि भाई वो लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, लेबर की हेल्थ वगैरह. तो ये वैसे देता तो नहीं है कभी मेरिट गुड और दोनों को. अगर आ गया तो सर हाँ नहीं आएगा ना ऐसा. देखो अब ये ना दोनों में केसेस है. लेकिन सही है। अगर ये फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं फिर हम उसको मेरिट गुड की कैटेगरी में भी डाल, जैसे हम वो बात करते हैं ना मैक्सिमम प्राइस लगा दो मेरिट गुड्स पे, तो फिर वो वाली. अच्छा भाई, गवर्नमेंट विशेस टू रेज द इनकम्स ऑफ फार्मर्स विदाउट रेजिंग द प्राइस ऑफ फूड टू कंज्यूमर्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट विशेस टू रेज द इनकम्स ऑफ फार्मर्स विदाउट रेजिंग द प्राइस ऑफ फूड टू कंज्यूमर. अच्छा, सही है. तो which policy should it use? A maximum price below the market price for food. नहीं, सर मैक्सिमम प्राइस और प्राइस तो मिनिमम चेंज नहीं करनी ना सर। नहीं करनी ना, और ये मैक्सिमम प्राइस दोनों मिनिमम प्राइस ऑप्शन से तो कुछ गलत हो होगा ही गए। नहीं. हाँ. सर सब्सिडी अच्छा, से उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट आप बढ़ जाएगा। पेमेंट, हाँ तो इसकी इनकम बढ़ जाएगी ना. हम्म। पेमेंट ऑफ सब्सिडी टू फार्मर्स टू प्रोड्यूस फूड. आज रिलीज ऑफ गवर्नमेंट स्टॉक्स इनटू द मार्केट, तो प्राइस गिर फिर जाएगी. उससे तो हाँ। 13 का सी. चल. A government, governments in market economies give different reasons for intervening in the operation of an economy. Which reason given is a normative? Normative क्या होता था भाई? सर ओपिनियन ना। Opinion. और Average सर वो income. फैक्ट्स कौन से हाँ, होते हैं? positive. पॉजिटिव, ठीक है सर। Average incomes have failed to keep pace with price rises during the past year. ये चेक कर सकते हो. कर सकते हैं ना सर। बिल्कुल, गवर्नमेंट डेटा के पास जाओगे, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक देखोगे, चेक कर लोगे, तो दिस सही। कैन बी चेक. तो ये नॉर्मेटिव नहीं है. एनर्जी प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय मोर देन 50% ड्यूरिंग द पास्ट ईयर. ये भी चेक कर सकते हो, बिल अपना खोल लो, चेक कर बिल्कुल लो. सर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स हैज बिकम मोर अनफेयर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर. भाई ये अनफेयर कौन हो, ये कौन बोलता है अनफेयर? अब समझ रहे हो? अगर अगर हमने अमीरों को पैसा दे दिया, अमीर बोल रहा है फेयर है, गरीब बोल रहा है अनफेयर है. ये सर क्या है ये तो भाई? उसका ओपिनियन है वो। ओपिनियन है. लेकिन फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं. The poorest 10% of households have suffered the greatest fall in average real income during the past year. ये तो चेक हो सकता है ना सर। जी, तो इसका मतलब बाकी तीनों चेक हो सकते हैं. ये फेयर, अमीरों को फेयर लगेगा, गरीबों को अनफेयर लगेगा. The table illustrates macroeconomic data for an economy. All figures are in billion dollars. What is the equilibrium real output? Consumer expenditure, investment,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। क्या करेंगे भाई? फिर वो ऐड करके इम्पोर्ट्स को माइनस करेंगे और फिर जी, C+I+G+NX। जी इधर इन्फ्लेशन का तो डेटा दिया हुआ नहीं है, तो रियल की अहमियत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो आप लोग पे ये प्लस करके ये 210 हो गया, 220 हो गया, 270 हो गया ना, और -20 कर दिया 250, तो ये तो 100 आ रहा है, गलत हो गया। अच्छा, 120 प्लस सर 100 प्लस, सी है सर, हाँ सी है। कर लिया मैं टोटल। जी जी जी। चलो कर भी लेते फिर भी। 120, 220, 220 और 280, 280 और 300, 300 -30, 270 270। नहीं, 140 और ये 240 हो गया, 240 और 70 वुड बी, 310। हाँ 310, 310 प्लस 340, 340 -40, 300, हाँ सी हो गया। A country's net national income is less than its gross national income। ठीक है, तो what does this mean? अब net का वर्ड क्या है और ग्रॉस का वर्ड क्या है? नेट का मतलब हमेशा होता है किसी चीज को माइनस करना। नेट इनकम और ग्रॉस इनकम पता है ना? सर तो ग्रॉस इनकम होगी जो मतलब हमारे नेशनल बाहर से भी कमा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखो, वो ग्रॉस नेशनल इनकम में काउंट हो गया। नेट नेशनल इनकम में ना वो डेप्रीसिएशन होती है ना, वो माइनस होती है हमेशा। सर ये लिखवाया होता है डेप्रिसिएशन जब पढ़ा। किस चीज की? यार देखो भाई, जो भी आपके फॉर एग्जांपल मशीनरीज है, ठीक है, जी जो भी कैपिटल आपकी चीज है, मशीनरी इक्विपमेंट है, उनकी चीजों की वैल्यू गिरती है ना, तो आप सही। उसको माइनस करते हो। ठीक। तो नेट नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल इनकम में सिर्फ डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। तो इनकम्स अर्नड ओवरसीज वर लेस देन द इनकम्स, नहीं, इन्फ्लेशन हैज बीन अकाउंटेड फॉर इन, ये तो रियल का मतलब होता है ना। द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स डिक्रीज, ये भी नहीं। देयर हैज बीन अ नेट डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज कैपिटल एसेट। सही है सर, तो हमेशा हाँ यही फर्क होगा। हाँ ना, डेप्रिस हमेशा नेट का मतलब सही। डेप्रिसिएशन। Asha is currently unemployed. She has been offered a job, but has decided to decline the offer and search for a better paid job। बता दो भाई। सर बी। खत्म, फ्रिक्शनल। A major trading nation, country X, is in equilibrium at the full employment level of real output। नहीं नहीं, एक मिनट दोबारा पढ़ना पड़ेगा। A major trading nation, country X, is in equilibrium at the full employment level of real output। सही है। There is then a recession in its main international market। What are the most likely consequences of this change for country X? अच्छा, मेजर ट्रेडिंग नेशन है, रिसेशन आ गया, रिसेशन आ गया तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। जी सर, क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो बिल्कुल जाएगी। सही है, तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो इन्फ्लेशन क्या होगी भाई? एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो इन्फ्लेशन भी गिरेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। बढ़ेगी ना, क्योंकि इसका आउटपुट गिरेगा। आउटपुट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम कम हो हो जाएगी। जाएगा। जी। ठीक है, हाँ, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड गिर रहा है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई, तो मतलब बी आंसर हो गया। Why would a fall in a country's average price level cause its aggregate demand curve to slope downwards? क्यों भाई, क्या होता है? Why would a fall in country's average price level cause its aggregate demand curve to slope downward? क्यों अगर प्राइस लेवल गिरता है तो एग्रीगेट डिमांड में एक मूवमेंट आ जाती है डाउनवर्ड, मतलब डिमांड ऑफ रियल जीडीपी जो आपकी होती है इकोनॉमी की, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। भाई कभी क्या एवरेज प्राइस लेवल से गिरने से एग्रीगेट डिमांड कर्व इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर जाता, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है? नहीं, यही सर। इट रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंसेस। अरे भाई कंट्री प्राइस लेवल गिर रहा है, रियल वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। अच्छा फिर, इट मेक्स द कंट्रीज गुड चीपर रिलेटिव टू फॉरेन गुड्स, ये आंसर। डी वाले भी पढ़ लेते हैं। इट लीड्स टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर प्राइस फॉल्स, ये तो डिफ्लेशन का कॉन्सिक्वेंस हमने पढ़ा था। एग्रीगेट नहीं, डिमांड कर्व लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए नहीं होता। बोलो बोलो। अगर तो हमारी कंट्री की गुड्स फॉरेन गुड्स से चीपर हैं, हाँ
तो एग्रीगेट डिमांड तो बढ़नी चाहिए ना। तो वही तो बोल रहा है, स्लोप डाउनवर्ड ना भाई। ये देखो। सर एग्रीगेट पांच डिमांड तो वैसे भी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स नहीं होती। हाँ तो वही तो बोल रहा है, सिर्फ मतलब पूछ रहा है आपसे कि आपको आता है कि नहीं। अच्छा अभी सही देखो है। कंफ्यूज ही तो कर रहा था वो, स्लोप डाउनवर्ड आगे बोल के बढ़ गई आपको ना, लग रहा है कि मतलब गिर और रहा है। नीचे चली गई। कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है। जी। प्राइस लेवल गिरा, तो जो आपके कंज्यूमर है, लोकल कंज्यूमर, वो ज्यादा खरीदना स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ये कंफ्यूज करने के लिए था हमारे पास। चल, टू काउंटर डिफ्लेशन अ सेंट्रल बैंक यूजेस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। भाई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? सर तीन टूल। एक्सचेंज रेट, हाँ। मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई को क्या करो? एक्सपेंशनरी है, कम करो। अरे भाई बढ़ाओ। सर क्यों? अरे एक्सपेंशनरी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है। सर इंटरेस्ट रेट अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर तो सर लोग कम बोरो करेंगे ना। अरे मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, पहले तो आप प्रिंटिंग ऑफ मोर नोट्स करोगे, क्रेडिट मनी सप्लाई क्रिएशन बोल रहे, मैं बढ़ाओगे। इंटरेस्ट रेट का बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट को क्या करोगे? गिरा दो। गिराओगे। सही है, एक्सचेंज रेट को क्या करोगे? सर एक्सचेंज रेट को भी आप गिरा दो। गिरा दो ना, तो एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएगी। जी सर। सही है, चलो। अच्छा, व्हाट इज लाइकली टू रिजल्ट? अ हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग? नहीं भाई। एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड? बिल्कुल। एन एप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट? नो। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेट? नो। बी आंसर हो गया। चल, which statement about government budget surpluses and deficits is the most accurate? A surplus implies that the balance of payment in surplus is in surplus. क्या ये बात सही है? सर नहीं सर। भाई बात कर रहा है सर गवर्नमेंट बजट की। ताल्लुक क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? जी, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो बैलेंस गवर्नमेंट बजट का मतलब है गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, वहां पे जा रहा है। अच्छा, a surplus implies that government is spending too much money. सर उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा बोल रहे हैं। A deficit implies that an economy is in decline. जरूरी नहीं है, शायद डेफिसिट से आप इकोनॉमी को पंप कर रहे हो ग्रोथ की तरफ। सही सही है। है। अच्छा, a deficit implies that national debt is increasing. बिल्कुल, जब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज्यादा है रेवेन्यू से, तो गवर्नमेंट कहाँ से कर रही होगी भाई? उधार लेके, जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। 22. What is most likely to decrease if a government uses expansionary fiscal policy? तो हम अपने डायरेक्ट टैक्सेस को गिरा देते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देते हैं। तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू डिक्रीज इफ अ गवर्नमेंट यूजेस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट गिर जाएगा या बढ़ जाएगा? जब आप लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाओगे डायरेक्ट टैक्सेस को कम करके, तो लोग अपना अरे लिविंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड। करेंगे वो जी, तो डेफिसिट तो तो बढ़ जाएगा गलत भाई। है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी सर, क्योंकि डिमांड बढ़ गई ना। बिल्कुल। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, आपका रियल जीडीपी बढ़ा, मतलब आउटपुट प्रोड्यूस बढ़ा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट गिर गई। तो डिमांड की बेसिस पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, उसको सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। चलो, स्वीडन had a change in its consumer price index of -0.6%। मतलब ये क्या डिफ्लेशन चल रही है? क्या बोलते हो? जी सर। या ये बोल रहा है स्वीडन हैड अ चेंज इन इट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ -0.6%। तो सर जीरो मतलब पॉइंट चेंज सिक्स आया है। परसेंट से गिर गया। हाँ, 0.6% से गिर गया है, 0.6% डिसइन्फ्लेशन हो। हुआ नहीं है। हाँ, अब नहीं, अब इन्फ्लेशन का डेटा नहीं दिया हुआ। सही सर। हाँ, अब पता नहीं है, तो इसलिए कंक्लूड नहीं कर सकते तो चेंज क्या डिस है। भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। हाँ, विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज माइट इट्स गवर्नमेंट यूज टू रीस्टोर प्राइस स्टेबिलिटी? ठीक है, अब प्राइस स्टेबिलिटी रीस्टोर करनी है, इसका मतलब हमें इन्फ्लेशन लानी है। तो सर या एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दो। हाँ, या तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, तो गवर्नमेंट खुद खुद एग्रीगेट सप्लाई को नहीं गिरा सही है। सकती।
ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करोगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है क्या? नहीं सर। नहीं। फिर इंक्रीज इंटरेस्ट रेट आ गया तो नहीं हो सकता। रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो सकता नहीं है क्या? सर। नहीं हो सकता। जी। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट हो सकता है। और इंक्रीज इंक्रीज गवर्नमेंट करना। स्पेंडिंग हो सकता है। आगे डी। What is the disadvantage of operating a floating exchange rate? Disadvantage, floating exchange rate। अच्छा, बहुत ज्यादा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जिसमें डिमांड और सप्लाई पे, डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी पे आपकी क्या डिपेंड करती है? आपकी एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी एम्स। हो सकता है ये या नहीं? सर ये चलो दूसरे दूसरे भी पढ़। इट मेक्स द प्राइसेस ऑफ इंटरनेशनली ट्रेडेड गुड्स लेस प्रिडिक्टेबल। सही बोल रहे हैं सर। बिल्कुल सही, क्योंकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में नुकसान लिखवाया था ऊपर कि नीचे होता एक्सपोर्टर, रहेगा वो हाँ तो, ना, क्योंकि बार बार एक्सपोर्टर और चेंज होती रहेंगी। जी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों परेशान होते हैं कि भाई क्या होगा, रेट क्या आज ये खुलेगा। थी कल वो हो गई। सही। जी सही है। चलो, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म? एक्सपोर्ट सब्सिडीज, इंपोर्ट सब्सिडीज, कोटास, टैरिफ्स। इम्पोर्ट सब्सिडीज। इंपोर्ट सब्सिडी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना। जी सर। ठीक है, आप इंपोर्ट पे सब्सिडी थोड़ी दो। चलो, और हाँ, इंपोर्ट पे सब्सिडी दे भी तो चलो, रॉ मटेरियल पे, कैपिटल गुड पे भी, फिर लेकिन भी सर वो वो प्रोटेक्शनिज्म तो नहीं प्रोटेक्शनिज्म है। नहीं होगा ना फिर। चलो, country X and Y both produce goods M and N. They decide to specialize and trade freely in the goods. Under which circumstances are the gains from specialization and free trade likely to be smallest? अच्छा, mobility of factors of production between goods M and N. अच्छा नहीं, क्या बोल रहे? कंट्री X and Y दोनों M and N बना रहे हैं. They decide to specialize and trade freely in the goods. Under which circumstances are the gains from specialization and free trade likely to be the smallest? So mobility of factors of production between goods M सर and कम होनी N. चाहिए। हाँ, मोबिलिटी कम होनी चाहिए तो फायदा आपको फायदा कम लाना है। अंडर विच कंडीशंस आर द गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड लाइकली टू बी स्मॉलेस्ट? तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन गुड्स M एंड N, ये मोबिलिटी क्या होनी चाहिए भाई? कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ज्यादा होगी तो एक कंट्री बोलेगी सही है भाई, हम आराम से M भी बना सकते हैं, आराम से N भी बना सकते हैं, तो जो बोलो बना लेंगे। सही है सर। लेकिन अगर इनकी मोबिलिटी कम है तो दूसरी कंट्री बोलेगी नहीं यार, हम तो उस वाले गुड पे नहीं जा सकते। सर ठीक है, लेकिन एक्स एंड या वाई फिर देखो, यहाँ ये भी है कि भाई मोबिलिटी अगर लो है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? कि वो स्पेशलाइज्ड है। नहीं नहीं नहीं, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन गुड्स M एंड N, मतलब मैं M या N से जाने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतने आराम से नहीं जा रहे। अब जब इतने आराम से नहीं जा रहे तो स्पेशलाइजेशन ऑफ फ्री ट्रेड में क्या होगी? मुश्किलात होंगी या नहीं होंगी? सर समझ नहीं आ रहा। देखो 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 दोबारा से। कंट्री X और Y बोथ प्रोड्यूस करती गुड्स M एंड N. They decide to specialize and trade freely in the goods. सही है। अब अंडर विच कंडीशंस आर द गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड लाइकली टू बी स्मॉलेस्ट? अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी सर ये ज्यादा होगी। दो चीजों में स्पेशलाइज कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक ही चीज में कर रहे हैं। पहले ये दोनों बना रहे थे, सही है। ये दोनों दोनों बना रहे थे, अब बोल रहे हैं यार भाई तुम एक बना लो, मैं एक बनाता हूँ। ठीक है। अब मोबिलिटी, जो N के रिसोर्सेज है वो M पे नहीं जा सकते, और जो M के रिसोर्सेज है वो N पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं अगर M की बजाय N बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जी। तो M के रिसोर्सेज N में काम ही नहीं आएंगे, सही जाया हो जाएंगे। तो जाया हो जाएंगे या फिर बहुत कम प्रोड्यूस तो करेंगे। मोबिलिटी कम होनी चाहिए इसमें, जी, मोबिलिटी ताकि कम फायदा होनी कम चाहिए, हो। फायदा कम हो। अगर तो ठीक है, ज्यादा होगी तो फिर तो वो फॉरेन स्विच कर सकते हैं, तो तो फिर फायदा तो हो जाएगा। फॉरेन स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो लो लो होना चाहिए। फिर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन कंट्री X एंड Y क्या होना चाहिए? सर एक्स एंड वाई की मतलब फिर। हाँ, अब X और Y में अगर कंट्री इधर उधर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेकर आ सके, ओके। तो लोग बोलेंगे अगर अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इधर उधर आ सकते हैं आराम से, तो फिर हमें स्पेशलाइजेशन तो और फिर फ्री तो ट्रेड फायदा हो करने का जाएगा क्या ना। फायदा? नहीं 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 नहीं, फिर फ्री ट्रेड का फायदा नहीं रहेगा ना। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इधर उधर आ सकते हैं
तो कंट्री एक्स बोलेगी भाई मैं तुमसे गुड क्यों मंगाऊं, मैं तुमसे डायरेक्ट मशीन ले लेता हूँ, गुड खुद ही बनाऊंगा। सर समझ नहीं आया ये वाला। ये दोबारा समझ। कंट्री एक्स और वाई अगर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, समझो कैपिटल सिर्फ मशीन ले लो अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, अगर मशीन आराम से ट्रांसफरेबल है, आराम से ट्रांसफरेबल है, जी सही है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि भाई फ्री ट्रेड करने से बेहतर है मैं वाई कंट्री से अपनी एक्स कंट्री में क्या मंगवा लूं, उसकी मशीन मंगवा लूं, सीधी सीधी। तो सही है, ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही बना लो फिर मैं। खुद ही बना लूं। तो अगर मोबिलिटी ज्यादा होगी तो फिर स्पेशलाइजेशन और फ्री ट्रेड का फायदा क्या हो जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। अगर मशीन इधर से उधर नहीं आ सकती तो मैं फंस जाऊंगा और मुझे ट्रेड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो मुझे ट्रेड नहीं करवानी, स्मॉलेस्ट फायदा लेकर आना है। तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन क्या रखूंगा मैं, हाय। हाँ ये रखूंगा। तो मतलब दो टिक कहाँ पर आ रहे हैं, सी। चल 27, द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर अ कंट्री इंक्रीज फ्रॉम 100 to 120। अच्छा टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, सर एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स अपॉन इंपोर्ट प्राइस। हाँ जी, तो एक्सपोर्ट प्राइसेस अपॉन इंपोर्ट प्राइसेस ले लो, तो वो कितना हो गया भाई 120। अच्छा अब क्या होगा भाई, द टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव डिटोरिएटेड, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 भी है, द टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव डिटोरिएटेड, डिटोरिएट हुए, गिर गया है क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड, सर टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर अ कंट्री इंक्रीज फ्रॉम 100 to 120, इसका मतलब एक्सपोर्ट खुद, प्राइसेस बढ़ गई, इंपोर्ट कम हो गई। जी जी इंपोर्ट प्राइसेस कम हो गई होंगी। सही है टर्म्स सर। ऑफ ट्रेड खुद बोल रहा है इंक्रीज हुआ है, फिर पहली स्टेटमेंट दे रहा है द टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव डिटोरिएटेड, हो सकता है क्या, गलत गलत। नहीं। तो इसका मतलब अगर वन गलत है तो ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। अच्छा फ्यूअर एक्सपोर्ट्स आर नीडेड टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, बिल्कुल सही है क्योंकि एक्सपोर्ट महंगी हो सही। गई, इसका मतलब कम एक्सपोर्ट करके हम सेम क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट मंगा सकते हैं, ये हो बिल्कुल सकता है। सर। द बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट इम्प्रूव, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या मस्ट है, इम्प्रूव होगा, सर में इम्प्रूव ना, हाँ मस्ट एक्सपोर्ट इम्प्रूव है प्राइसेस क्योंकि, आपकी बढ़ गई, क्या पता जी एक्सपोर्ट कम हो जाए। तो हाँ तो ये भी तो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे, तो ये बिल्कुल मस्ट तो सर। नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा भाई, टू ओनली। वो सही। The table shows the number of Turkish lira which can be exchanged from for one US dollar in 2016 and 2021। अच्छा पहले एक USD में 2.83 टर्किश लीरा आते थे, अब एक USD में 8.15 टर्किश लीरा आते हैं, मतलब USD ऊपर चला गया, जी और वो नीचे आ गया। जी और TRY टर्किश लीरा नीचे आया। What is the most likely cause of the change in the price of Turkish lira between 2016 and 21? अच्छा कॉज पूछ रहा है, a sustained fall in the demand for Turkish import, भाई अगर इंपोर्ट गिरती तो आपकी तो करेंसी तो ऊपर बढ़ती जाती, ना। जी। हाँ। a sustained fall in Turkish government debt as a percent of GDP, ये भी तो अच्छी बात है ना, जी। चल। अच्छा a sustained rise in Turkish interest rate, भाई जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता उतना आपके पास करेंसी ज्यादा आती, हॉट मनी इनफ्लोज, तो बिल्कुल सर। आपकी करेंसी बढ़नी चाहिए थी। A sustained rise in Turkish inflation, ये बिल्कुल सही, इन्फ्लेशन की वजह से आपके इंपोर्टेड गुड आपको सस्ते लग रहे होंगे, एक्सपोर्टेड गुड महंगे हो गए होंगे। जी सर। 29, the table shows the current account of a balance of payment for January 2021। अच्छा what is the current account balance, सही, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अच्छा इसको माइनस कर दो, सही है। अच्छा सर्विसेज क्रेडिट, क्रेडिट का आपको क्या मतलब बताया था, प्लस होता है माइनस होता है, बताया था, सर प्लस होता है। प्लस होता है, डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब प्लस, डेबिट का मतलब माइनस, सेकेंडरी इनकम प्लस, करके बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेटर चलाओ गए, सर -2340। नेगेटिव टू टू थ्री फोर थ्री जीरो फोर पहला जीरो वाला। नेगेटिव मतलब डेफिसिट पहला वाला होगी, सर एक सेकेंड, एक सेकेंड। बोलो बोलो। ठीक है सर, ठीक।
सही, क्रेडिट का मतलब आ रहा है तो प्लस, डेबिट का मतलब जा रहा है तो माइनस।